हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 ऑफ क्लास 10th का ही चैप्टर 10 करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 10 क्या है हमारा सर्कल। उस सर्कल चैप्टर को करने से पहले उसके अंदर जितने भी हमारे सारे कंसेप्ट हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं क्या, कंसेप्ट जानना। जैसे ही आप कंसेप्ट को जान जाओगे तो आप अपने सवाल बहुत आसानी से और ईजिली कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने कंसेप्ट से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर्कल की, ये सर्कल, देखिए सर्कल होता क्या है। सर्कल एक हमारा 2D फिगर है। क्या है? 2D फिगर, जिसका क्या होता है, एक सेंटर होता है। ठीक है, ये इसका एक सेंटर है और इस सर्कल पे हमारे क्या है, ये बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। दोस्तों क्या होता है सर्कल? एक सर्कल क्या है हमारा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। अगर मैं इसकी ये जो हमारे चारों तरफ इसकी बाउंड्री दिख रही है ना, इसे क्या बोलते हैं हम? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। और इस सर्कमफ्रेंस पे कितने होते हैं? उस पे हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, अनगिनत पॉइंट होते हैं इस पे। इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। हर एक सर्कल पे कितने होते हैं? एक पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे ऐसे करते 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 इन पॉइंटों को सभी को जोड़कर हमारा क्या बना, एक सर्कल बना है। तो हम सर्कल पे क्या कह सकते हैं कि सर्कल पे क्या है, हमारे अनगिनत पॉइंट है। तो ये तो कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ी हैं। हमें क्या करना है, थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ना है क्लास 10th के लेवल से। ये सेंटर से अगर हम सर्कमफ्रेंस तक एक लाइन बना दें, ये क्या है, रेडियस है। इसी रेडियस को आगे बढ़ा दो तो ये कहलाएगी डायमीटर। ये सब बातें हम सब ने सीख रखी है। ठीक है, अगर ये सेंटर ओ है। हमें जानने कुछ और हटके बातें, कुछ और हटके बातें। तो आइए शुरू करते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट से, जो कि हमारा क्या है, हर एक धीरे धीरे करके सबको जानेंगे कि कोड क्या है, सीकेंट क्या है, साथ ही साथ टेंजेंट क्या है। इन सब के बारे में हम जानते हैं और सीखते हैं क्या है। रेडियस और डायमीटर तो आई होप आपको पता होगा, क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत। मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। ठीक है, अगर कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कुछ डिवाइड कर दे, मान लीजिए ये एक लाइन है जो सर्कल को क्या करी है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। दो सर्कल को क्या करा, दो हिस्सों में डिवाइड दिया। एक सर्कल का हिस्सा ऊपर वाला है, ये वाला हिस्सा, और एक सर्कल का ये वाला नीचे वाला हिस्सा है। तो कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मान लीजिए तो हम इसका नाम देते हैं, इस लाइन का नाम A और B। कोई भी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो हमारी क्या कर दे, सर्कल को डिवाइड कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, कोड। तो यहाँ बच्चों AB क्या है हमारी, तो यहाँ AB हमारी क्या है, AB इज कोड। यहाँ हमारी AB क्या है, कोड है। ठीक है, तो जरूर नहीं है कि एक ही सर्कल के पास एक ही कोड होगी। अब बहुत सारी कोड हो सकती है। आप एक कोड यहाँ बना लो, कोड यहाँ बना लो, यहाँ बना लो। तो एक सर्कल के पास कितनी कोड हो सकती है? ये सर्कल हैज इनफाइनाइट कोड्स। एक सर्कल के पास इनफाइनाइट कोड हो सकती है, अनगिनत कोड हो सकती है। देखो बच्चों, ये एक सर्कल है, एक कोड यहाँ बना ली, फिर एक कोड यहाँ बना ली, यहाँ बना ली, यहाँ बना ली, यहाँ बना ली, ऐसे बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ। ये सब कोड ही तो हैं। ठीक है, ये सब क्या है, कोड ही तो हैं। तो एक सर्कल के पास कितनी कोड हो सकती है? अनगिनत कोड हो सकती है। एक सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट कोड। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि एक सर्कल के पास क्या होती है, इनफाइनाइट कोड होती है। और दोस्तों जो हमारी डायामीटर है, डायामीटर जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और डायामीटर कहाँ, सेंटर से जो पास होती है कोड जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, डायामीटर। तो डायामीटर भी क्या है हमारी, डायामीटर भी क्या है, एक लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल की जो डायमीटर होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है हमारे सर्कल की। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे कुछ बेसिक बातें हो गई कोड के बारे में। अब कोड के बारे में कुछ और बातें। मान लीजिए ये आपका एक बहुत बड़ा सर्कल है। ठीक है, और ये क्या हमारा सेंटर है जिसका नाम दे देते O। और यहाँ मैंने एक कोड ड्रॉ कर दी A B। ठीक है,
कोड तो पता लग गया होगा ना क्या है। कोड क्या है कि ऐसा कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, दो हिस्सों में बांट दे, चाहे वो हिस्से अगर बराबर हो तब भी वो कोड कहलाएगी। डायमीटर भी कोड ही है जो हमारे रेडियस के दुगना करने से बनी है। अब ए भी हमारी क्या है, कोड है जो सर्कल को अगर हम, अब ध्यान रखिए, अगर हम सेंटर से कोड के ऊपर क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा, अगर हम सेंटर से कोड के ऊपर क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। मान लीजिए ये एक परपेंडिकुलर सेंटर पे यहाँ आ गया डी, तो वो हमेशा क्या करता है, जो हमारी लाइन सेगमेंट ए बी है उसको दो हिस्सों में बांट देता है। ओडी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो ध्यान रखना, जब जब हम किसी सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो कोड को क्या करेगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मान लीजिए अगर ये एक्स है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हिस्सा भी क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए जो ओडी हो वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ओडी क्या हो, परपेंडिकुलर हो किसी भी कोड के, किसी भी कोड का मतलब किसी भी कोड के। आप चाहे तो कोड एक ये सर्कल है, आप कोड चाहे छोटी बना लो और यहाँ सेंटर है, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो। चाहो तो आप कोड एक बड़ी बना लो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो वो क्या होती है हमारी कोड, कोड को परपेंडिकुलर अगर हम डालें सेंटर से तो वो क्या करता है, कोड को इक्वल डिवाइड कर देता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी सर्कल के बारे में। चलिए जी, सर्कल के बारे में हमें ये तो समझ में आ गया, बाले में नहीं बारे में। सर्कल बताओ यार, जबान कितनी लड़खड़ा रही है हमारी। सर्कल के बारे में हमने ये तो जान लिया, कोड क्या है और कोड से अब ये जो हमने देखा है कि ये केवल लाइन है, हमने अभी क्या बात करी, हमने ये बात करी कि ये सर्कल है, इसका सेंटर ये यहाँ है, और हमने कहा एक कोड हमने ड्रॉ करी, लेट सपोज का नाम देते ए बी के, भी कोड है और इसका सेंटर ओ है। अगर सेंटर से हम क्या डालें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो क्या ड्रॉ कर देती है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कोड पर, तो वो क्या करते हैं, कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे एक बार मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं। तो आइए, हमने करा क्या, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए हमने क्या करा, ओ ए और ओ बी को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ओ ए ओ बी पे ज्वाइन हो गया है। साथ ही साथ हमें गिवन क्या है, हमें ये चीज गिवन है कि जो ओ डी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, आपको मेरे भाई मेरे साथियों, आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल दिख रहा है ए डी ओ, एक ट्रायंगल दिख रहा है बी डी ओ। तो आप दोनों ट्रायंगल को एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। इन ट्रायंगल ए डी ओ एंड इन ट्रायंगल बी डी ओ। एक ट्रायंगल ए डी ओ है, ए डी ओ, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, बी डी ओ। देखो एडी में जो हमारी सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस पे कोई लाइन ड्रॉ करें, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे डायमीटर, सॉरी रेडियस है हमारा, तो जितना ओ ए है ट्रायंगल एडीओ में ओ ए की वैल्यू किसके बराबर है, ओ बी के बराबर। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ओ बी। रीजन क्या है, ये दोनों ही क्या है, हमारे रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है जी। दूसरी बात, एंगल ए डी ओ बराबर है किसके, एंगल बी डी ओ के। क्यों, 90 डिग्री ईच, दोनों ही एंगल हमारे, देखो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ये एंगल इधर का भी 90, तो उधर का भी क्या होगा 90। दोनों ही ट्रायंगल हमारे, दोनों ही ट्रायंगल के ये एंगल कितने हमारे 90 डिग्री के हैं। और दोनों ही ट्रायंगल के लिए जो हमारी ओडी साइड है वो क्या है, कॉमन है। देखो ओडी, ओडी यहाँ भी है, ओडी यहाँ भी, तो हम कह सकते हैं ओडी इक्वल टू ओडी, कॉमन, कॉमन साइड है दोनों ही ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अब दो ही चीजें मिल गई तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल बी डी ओ के, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी आपने क्लास 9th में ही पढ़ी होंगी।
तो फिलहाल मैं भी ये जानकर चल रहा हूँ क्लास 10th को कि आपने 9th में ये थोड़ी चीज़ें पढ़ी होंगी। अब ट्राइंगल अगर हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम लिख सकते हैं कि ए डी किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो आपको ये थ्योरम याद रखना है कि अगर क्या किसी भी ट्राइंगल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कोड पर, तो वो कोड को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब सीखते हैं कुछ आगे की बातें। ये तो थी अभी तक कोड के ऊपर बातें। आई होप आपको कोड के बारे में कुछ जानकारी हो गई होगी। ठीक है, ये था भी हमारा कोड। कोड हमने समझ लिया। आइए देखिए जरा सीकेंट क्या होता है हमारे पास। सीकेंट, SECANT, सीकेंट। कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को अंदर से चीरती हुई जाए या अंदर से क्या डिवाइड करती हुई, जैसे हम क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। मान लो ये एक लाइन थी, ऐसे निकल गई। ठीक है, ये एक पूरा सर्कल था, ये एक लाइन क्या करेगी, सर्कल को ऐसे काटती हुई चली गई, तो ये लाइन क्या कहलाती है हमारी, सीकेंट कहलाती है। यही लाइन क्या कहलाती है हमारी, सीकेंट कहलाती है। सेकेंड भी बोलते हैं बहुत जन। देखो प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, वर्ड्स की स्पेलिंग पे जाना। जो तरीका मैं बता रहा हूँ केवल तरीके पे ध्यान दो कि कोई भी सर्कल को एक ऐसी लाइन जो सर्कल को काटते हुए आगे की तरफ निकल जाए, वो क्या है, सीकेंट है। बच्चों कोड और सीकेंट में डिफरेंस है। कोड मतलब जो सर्कल को अंदर से डिवाइड कर रही हो दो हिस्से में। ठीक है, ये कोड है CHORD और ये क्या है हमारी सीकेंट है, ये सीकेंट है। ठीक है, तो कोड और सीकेंट में डायग्राम में आप डिफरेंस देख सकते हो। ये हमारी कोड है और ये क्या है हमारी सीकेंट। सीकेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को काटती हुई चली जाए, और कोड मतलब एक ऐसी लाइन है, साइड वो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, सर्कल के अंदर से ही काट रही है। यहाँ इस कोड में मतलब यहाँ जो लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट कहाँ होते हैं, सर्कमफ्रेंस पे होते हैं सर्कल के। ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि सीकेंट क्या है। अब आगे की बात देख लीजिए। सीकेंट तो केवल इतना ही काम की चीज़ थी हमारी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्लास 10th के माध्यम से तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, वो देखो, वो क्या हमारा टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में देखो, टेंजेंट होती क्या है। मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल पर भी मैंने बताया कि एक सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं, एक सर्कल पे हमारे अनगिनत पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। तो अनगिनत बिंदुओं में से अगर किसी एक बिंदु को मतलब कोई भी एक ऐसी लाइन, ये सिंपल समझो, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल पे जितने भी हमारे पॉइंट है उनमें से किसी भी एक पॉइंट को छूकर चली जाए, बाहर से टच करती चली जाए। मान लो ये छूकर चली गई। एक सर्कल था और सर्कल पे हमें पता है क्या होते हैं, अनगिनत पॉइंट होते हैं। तो इसमें से एक बाहर से एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करती हुई चली जाए, उसे क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ये हमारी एक लाइन है, तो यही लाइन हमारी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, यही लाइन हमारी क्या है, टेंजेंट है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को क्या है, छू के चली जाए। तो फिल्मों में देखा है ना आपने कि यार मेरे गोली छू के चली गई। तो सेम ये है कि ये सर्कल को क्या छू कर जो चली गई है किसी एक पॉइंट को। सर्कल पर कितने होते, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो किसी एक पॉइंट को छू कर चली गई, वही क्या है, हमारी टेंजेंट है। अब सवाल देखो दोस्तों ये बनता है हमारा कि सर्कल के पास कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती है। अभी मैंने क्या बताया था, टेंजेंट क्या होती है, एक पॉइंट को छूकर जाती है, सर्कल के बाहर से एक पॉइंट को छूकर जाती है। तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सर्कल पे तो बहुत सारी टेंजेंट है। सर्कल के पास तो बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि सर्कल क्या है, बहुत सारे पॉइंटों से बना हुआ है। इस सर्कमफ्रेंस पे कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हैं। तो सर्कल की टेंजेंट भी कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है,
ठीक है, मैंने माना यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, ये कोई पॉइंट माना तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ कोई पॉइंट माना यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ कोई पॉइंट माना यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ से कोई पॉइंट मान लिया ऐसे टेंजेंट। तो इस तरह हमारे सर्कल की कितनी पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? अनगिनत। ठीक है, जैसे हमारे सर्कल के पास अनगिनत कोड हो सकती हैं, उसी प्रकार हमारे टेंजेंट के पास, हमारे सर्कल के पास कितनी इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, टेंजेंट की बेसिक बात तो समझ में आ गई ना कि टेंजेंट होती क्या है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को क्या बाहर से छूट कर चली जाए, वही हमारे टेंजेंट है। चलिए, ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब जानना जरूरी है टेंजेंट से कुछ रिलेटेड थ्योरम, वो हम देखेंगे, उन्हें प्रूव भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला थ्योरम देखते हैं। थ्योरम हमारा जानने से पहले डायग्राम से समझते हैं कि समझना जरूरी है। एक बार समझ में आ गया ना, फिर तो क्वेश्चन आप उड़ा दोगे क्वेश्चनों को। पहले समझ लो, मान लीजिए ये एक सर्कल है और सर्कल पे यहाँ क्या पॉइंट है हमारा? ओ, ये सेंटर है ओ हमारा। इस सेंटर से अब मैं कह रहा हूँ यहाँ हमने एक बाहर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज पॉइंट पी है। अगर उस पॉइंट से बाहर सर्कल के पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, बाहर सर्कल के पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे हमने मान लो ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट ड्रॉ आई और सर्कल को यहाँ एक पॉइंट पर छू लिया, लेट सपोज यहाँ छू लिया। ठीक है, और दूसरी टेंजेंट हमने इसी पॉइंट से ड्रॉ कर दी इस प्रकार से। ठीक है, मान लो लेट सपोज वो यहाँ छू लिया। टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ करी है? सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, वहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी है। लेट सपोज टेंजेंट है टी और यहाँ हमारा एस पे काट दिया। यहाँ क्या है? एक टेंजेंट हमारी इस पॉइंट से क्या है? पी एस, और दूसरी टेंजेंट क्या है हमारी? पी टी। जब भी किसी सर्कल के बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, वो टेंजेंट हमेशा इक्वल आती है। ठीक है, जब भी बाहर किसी सर्कल के पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो हमेशा क्या आती है? इक्वल आती है। तो यहां से हम कह सकते हैं जो हमारी पी एस है, जो हमारी पी एस है वो हमेशा किसके बराबर होगी? पी टी के बराबर होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जब भी सर्कल के बाहर से कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सेम पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पर, तो टेंजेंट हमेशा क्या आती हैं? इक्वल आती हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं टेंजेंट से और कुछ रिलेटेड बातें। साथ ही साथ एक बात यहां और ये समझ लो कि अगर टेंजेंट जहां हमारी है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच होकर जा रही है, सेंटर से अगर वही पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर दें हम, ठीक है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट छू कर जा रही है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट हमारी कट करके जा रही है, सर्कल को कह रहे हैं छू कर जा रही है, उसी पॉइंट पर सेंटर से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ओ टी, लेट सपोज ये कोई लाइन है, यहाँ आगे तक चली गई, ऐसे जा रही है टी डैश पर, और यहाँ से आगे पॉइंट चली गई एस डैश पर, तो यहाँ हमारी ओ टी किसके परपेंडिकुलर होगा? हमारा ओ टी हमारा पी टी डैश के परपेंडिकुलर होगा। साथ ही साथ यहाँ भी छू कर जा रही है लाइन, तो यहाँ सेंटर है, सेंटर से जहाँ पॉइंट पर छू रही है वहाँ पर क्या आएगा? हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ओ एस किसके परपेंडिकुलर होगा? पी एस डैश के। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि जब जब क्या होगा, ओट से जहाँ टेंजेंट छू के जा रही है सेंटर से, वहाँ अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा क्या आएगी? परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, ये टेंजेंट कुछ थ्योरम में। अभी तो हमने देखिए समझ लिए हैं, आइए ना एक एक करके प्रूव करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम प्रूव करके देखते हैं। मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है, सेंटर का नाम दे दो ओ, अगेन वही डायग्राम बना ले रहा हूँ मैं। यहाँ पॉइंट पी और सर्कल को लेट सपोज यहाँ टच कर रही है और यहाँ कर रही है टी पर। डायग्राम में मजा ना, डायग्राम थोड़ा इतना क्लियर नहीं बना पा रहा, लेकिन ये समझो कि ये सर्कल को टेंजेंट एस पर टच करके जा रही है और यहाँ टी पर टच करके जा रही है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करके बताना है कि जो हमारी पी टी है वो पी एस के इक्वल है। पी टी किसके इक्वल है? पी एस के इक्वल है। सबसे पहले हमने क्या करा? कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन क्या करा हमने?
join OS एंड OT। O से हमने S को मिला दिया, O से हमने T को मिला दिया, ठीक है। क्यों? जब हमने O से S को मिलाया, अभी मैंने बताया था कि जब भी सेंटर से वहाँ मिलाएंगे जहाँ टेंजेंट कट करके जा रही है, छू के जा रही है सर्कल को, तो वहाँ हमेशा क्या बनाता है? ये परपेंडिकुलर, ये लो जी परपेंडिकुलर। साथ ही साथ हमने कहा कि जॉइन एंड जॉइन PO, हमने P से O को भी ज्वाइन कर दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन करा, हमने मान लिया ये हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास क्या है? दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल हमारे पास आ गया PTO और दूसरा ट्राइंगल आ गया हमारे पास PSO। अगर क्यों मैं ना इन दोनों ट्राइंगल को एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मेरे पास दोनों ही टेंजेंट इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। आइए देखते हैं एक बार। इन ट्राइंगल PSO एंड इन ट्राइंगल PTO। एक ट्राइंगल हमारा PSO है और एक ट्राइंगल कितना है? PTO, ठीक है। चलिए अब ट्राइंगल PSO में देखो, जितनी साइड हमारी ये O है, सेंटर O, ठीक है। जो हमारी साइड OS है वो किसके बराबर होगी? OT के। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस। OS और OT दोनों ही क्या है? हमारे रेडियस है, ठीक है। दोनों ही क्या है? हमारे रेडियस है। साथ ही साथ जो हमारा एंगल PSO है वो किसके बराबर होगा? एंगल PTO के। परपेंडिकुलर है दोनों ही, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ आ गया 90 डिग्री ईच, ठीक है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90, तो एंगल PSO इक्वल किसके होगा? PTO के। और जो हमारी PO लाइन है, जो हमारी लाइन क्या है? PO, वो क्या है? दोनों ही ट्राइंगल के अंदर कॉमन लाइन है, तो यहाँ कह सकते हैं क्या है? कॉमन। तीन चीजें मिल गई, तो ट्राइंगल क्या हो गया हमारा? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल PSO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PTO के। कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अगर दोनों ही ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं तो हम कह सकते हैं कि PS इक्वल होगा PT के बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। प्रूव करना था, कर दिया, ठीक है। हमें टेंजेंट को इक्वल दिखाना था, PT इक्वल टू PS। अब इसी में ही अगर हमसे पूछे कि ये प्रूव करके दिखाओ, अगर हमसे कहे कि ये प्रूव करके दिखाओ, क्या प्रूव करके दिखाना है? समझ में आ गया, ठीक है। चलो वो बातें अभी देखेंगे। दूसरा हमसे क्या बोला है? टू प्रूव PT इक्वल टू PS। हमने क्या करा? कंस्ट्रक्शन करी, OS को मिलाया, OT को मिलाया और साथ ही साथ हमने PO को मिलाया। तो एक ट्राइंगल हमारे पास है PSO, एक दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है PTO। दोनों ही ट्राइंगल में हमने प्रॉपर्टीज लगाई, कौन कौन सी किसके इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा ऐसे ऐसे और दिखा दिया। तब से हमने क्या, ये चीज इक्वल है, ठीक है। ये दो थ्योरम, एक तो जब हमने क्या करा था, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला था कोड पर, और दूसरा ये टेंजेंट का। ये दोनों ही थ्योरम आपने देख लिए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। यही दो थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो आइए अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। सॉरी, ये तो हमारा चैप्टर 10 है ना, सर्कल। ये कौन चैप्टर है? चैप्टर 10 है हमारा, ठीक है। अब आगे करके हम एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज 8 कह रहा हूँ, बार बार 8 निकल रहा है। जो सर्कल की एक्सरसाइज है हमारी 10.1, वो आसान है क्योंकि उससे जो बेसिक रिलेटेड बातें थी सारी हमने यहाँ कवर कर ली है। कि सर्कल के अंदर कह सकते हैं कि कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, हमने देख लिया इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। साथ ही साथ कोड कितनी ड्रॉ हो सकती है, अनगिनत कोड ड्रॉ हो सकती हैं। सर्कल के पास एक सेंटर होता है। ये सब बातें हमने देख ली हैं। अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2, क्योंकि 10.2 ही अगर एग्जाम व्यू पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो 10.2 में ही कुछ अच्छे सवाल हैं जो पेपर में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.2 देखते हैं सीधा।
एक्सरसाइज 10.2। 10.1 में बता चुका हूँ बार बार कि 10.1 में इतना खास कुछ है नहीं, जितनी मैंने थ्योरी बताई है ना सब थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 10.2 का पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, शुरू हो जाइए और कॉपी पेन निकाल लो। कॉपी पेन निकाल के ही मजा आएगा, कॉपी पेन निकाल के करना, देखो कभी देखते रहो वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 10.2 का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या बोला है क्वेश्चन में, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे काम करेंगे। कल फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। लो हमने बना लिया एक सर्कल, ये आ गया एक सर्कल हमारे पास, ठीक है। क्या है बोला, एक पॉइंट क्यू है हमारे पास, ये आ गया क्यू पॉइंट, ये क्यू पॉइंट हमने लेट सपोज यहाँ मान लिया ये क्यू पॉइंट है। उससे क्या बोला, एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है हमारी, जो हमारे को मान लो कि ये टेंजेंट ऐसे आई है और यहाँ सर्कल को टच कर दिया। स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, गंदी गंदी लाइन बन रही है, सीधी लाइन आ जा बस। हमने कहा ये एक लाइन आ गई है जो हमारे क्या टेंजेंट है, और टेंजेंट यहाँ टच कर रही है, इसका नाम ये 24 सेंटीमीटर की है। फिर आगे क्या बोला है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। मान लीजिए ये सेंटर है सर्कल का, हमको नाम दे देते ओ। सेंटर से क्यू तक की दूरी कितनी है हमारे पास, 25, ये 25 सेंटीमीटर की बने। हमें बोला है फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस निकालना है। ये सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर दूरी, ये हमारी रेडियस है। तो हम लेट इस पॉइंट को P मान लेते हैं। तो पी ओ क्यू आपके सामने क्या आ गया, ट्राइंगल आ गया। अगर आप देखें तो हमने क्या बताया था, मैंने बताया था कि सेंटर से अगर हम जहाँ टेंजेंट टच कर रही है वहाँ रेडियस डालें तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। जो हमारा OP है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट के, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री, तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो क्या ये ट्राइंगल नहीं बन गया OPQ। तो OPQ क्या बन गया हमारा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें पता है सबसे बड़ी साइड क्या कहलाती है, एक हाइपोटेनियस। ये हमारा क्या आ गया है, परपेंडिकुलर। तो मतलब हमें बेस निकालना है, तो यहाँ से मैं लगा सकता हूँ कि OQ का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, OP के स्क्वायर के प्लस PQ के स्क्वायर के, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। OP की वैल्यू देखो कितनी है हमारी, 25। तो मैं लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर। OP की वैल्यू हमें निकालनी है, OP की वैल्यू ऐसी का लिख। PQ की वैल्यू हमारे अंदर क्वेश्चन के अंदर 24 है, 24 का स्क्वायर कर दो। PQ की वैल्यू कितनी है 24, इसका यहाँ स्क्वायर और हमने भी यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 625। OP का स्क्वायर हमें निकाला नहीं है, ये तो हमें OP की वैल्यू निकालनी है ना। 24 इसकी स्क्वायर निकालें कितना आएगा हमारे पास, मेरे तो याद भी नहीं है, चलो निकाल लेते हैं जल्दी से। 4 4 16, 1 कैरी आ गया, 4 2 8, 8 2 16 और एक 17, 4 2 8 2 16 17, 1 कैरी, 2 2 4 एक 5, 5 7 6। और यहाँ प्लस में सेट लिया माइनस में आ जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं कि OP किसके बराबर आ जाएगा, √625 माइनस 576। यहाँ से OP की वैल्यू किसके बराबर आएगी हमारे पास, अगर इसे माइनस करें तो ये माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास अंडर रूट में, ये आ गया 1 और आ गया ये तो ये सही आया ना OP। हाँ देखो इसे माइनस करते हैं, अब हमारे पास कितना आएगा 25 में से जब 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9, 25 नहीं, और ये कितना जाएगा हमारे पास 4। तो OP को जो रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में तो हम यहाँ भी लिख दिए सेंटीमीटर में, तो हमें रेडियस निकालना था, तो हमारे पास आ गया रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छापना है छाप लो। ठीक है, समझ में आ गया। बस आसान सा था, हमने क्या लगाया पाइथागोरस थ्योरम लगाया, सब चीज़ गिवन थी, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार उचित तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आइए देखिए करना क्या है। मज़ा तो आ रहा है ना, कॉपी निकाल कर सवाल को लिखते रहना, कभी आलसी बच्चों की तरह बैठे रहो। तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फिगर गिवन है जिसके अंदर हमारी PT और TQ दो टेंजेंट है
जिसका सेंटर क्या है, ये है। सेंटर की वैल्यू कितनी है, ओ। हमें वैल्यू गिवन है पी ओ क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है ये कितना है 110 डिग्री। हमें पता लगानी है पी टी क्यू की वैल्यू। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें गिवन है एंगल पी ओ क्यू। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 110 डिग्री। साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले मैंने ही बताया था कि टेंजेंट पर अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, जहाँ टेंजेंट टच कर रही है सर्कल को और वहाँ सेंटर को, पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो यहाँ परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री है, इसके साथ ये भी 90 डिग्री। तो एंगल एंगल टी पी ओ बराबर किसके होगा, एंगल टी क्यू ओ के। रीजन क्या है, दोनों ही 90 डिग्री के, 90 डिग्री ईच। भाई दोनों ही 90 डिग्री के ना। अब ये मत पूछना कि ऐसे आया 90 डिग्री, शुरू से देखो वीडियो को। अब देखो 90 डिग्री तो आ गए दोनों ही। हमें निकालना क्या है, ये एंगल की वैल्यू निकालनी है पी टी क्यू। तो आपको पता होगा चार साइड वाला क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटर। तो इसमें भी साइड चार ही तो है, पी टी क्यू ओ। तो ये चार साइड का एक क्वाड्रिलेटर तो बना। और हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटर के इंटरनल एंगल का सम किसके बराबर आता है, किसके बराबर आता है बोलो, 360 के बराबर। तो ये सारे एंगल्स का सम किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर। तो मैं कह सकता हूं इन क्वाड्रिलेटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है पी टी क्यू ओ। एक क्वाड्रिलेटर है हमारा पी टी क्यू ओ। इसके अंदर हमें एंगल देखो कौन कौन से बनने, एंगल बनने पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी पी ओ प्लस एंगल टी क्यू ओ। ये बराबर किसके आएगा, हमारे 360 के। क्वाड्रिलेटर के सारे इंटरनल एंगल का सम किसके बराबर आता है, हमारे 360 के। अब जो जो वैल्यूज रखी उन्हें रख दो। देखो पी टी क्यू हमें निकालनी है, तो पी टी क्यू तो ऐसी का ऐसा ही रख दिया मैंने। पी ओ क्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, वो कितनी है 110। टी पी ओ, देखो टी पी ओ और एंगल टी क्यू ओ ये दोनों ही क्या है, हमारे इक्वल है, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ भी मैंने 90 लिख दिया और यहाँ भी 90। इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 360 के। अब इन तीनों एंगल को ऐड कर लो, कितना आएगा हमारे पास, पी टी क्यू इक्वल टू ये 110 और प्लस 90 है, और ये कितना हो गया 290 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 290 बराबर कितना 360 के। तो यहाँ हमारा प्लस में तो साइड जाके किसमें पहुंचेगी वैल्यू, माइनस में। तो 360 में से माइनस में आ गया हमारे पास 290। जब 290 को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास, 0 में 0 आया, ये आ गया 16 में सुनोगे बस 70। ठीक है, तो ये हमारी पी टी क्यू की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितना एंगल है हमारा 17 डिग्री का है। इतना आसान क्वेश्चन है, बस बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए यार। 10th क्लास है, मज़े में हो जाएगा। बस वीडियो को फॉलो करते रहना, बस प्रैक्टिस जरूर करना। देखो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आसान था, अभी तो सर आसान करा रहे हो, हार्ड क्वेश्चन तो बाद में करवाओगे। आसान नहीं है कुछ भी, आसान है यार, सब चीज़ आसान है। ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी करना ही है मेहनत। क्लास 10th में अच्छा स्कोर आ जाएगा, बस थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो। थोड़ी थोड़ी मेहनत करके तो हम नदियाँ पार कर लेंगे, है ना वो एक कहावत सी ऐसी। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहतरीन सा क्वेश्चन देखेंगे और उस बेहतरीन क्वेश्चन के साथ समझेंगे बेहतरीन कंसेप्ट भी कि क्वेश्चन लगाना कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, एक बार ज़रा ट्राई कर लीजिए। मैं तब तक इंक डाल लूँ, इंक ख़त्म हो गई है। ट्राई करिए एक बार, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो हो पाता है नहीं हो पाता, लगा के देखो, देखिए ज़रा खुद। हो गया, आइए देख लेते हैं कैसे होगा एक बार। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी
फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O। डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से बेहतर समझ में आएगा। ये आ गया सर्कल जिसका ये सेंटर आ गया O इसका सेंटर है। दो टेंजेंट है हमारी PA और PB, कहाँ से ड्रॉ करी गई है? पॉइंट P से। ये पॉइंट P है जो हमारा क्या करे, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल O। दो टेंजेंट इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, 80 डिग्री। देन POA, हमें POA की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी, POA की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी, 50 आएगी, 60 आएगी, 70 आएगी, 80 आएगी, ये हमें बताना है। आइए करते क्या, हमने पॉइंट यहाँ मान लिया A है, ये पॉइंट मान लिया B, और यहाँ इन पॉइंट से हमारा टेंजेंट हो रही है, ये रही टेंजेंट यहाँ, और यहाँ से पॉइंट को इसे यहाँ मान लेते हैं, जहाँ टेंजेंट हो रही है वही मान लो ना। ये पॉइंट क्या आ गया हमारे, ये ठीक है। अगर ये टेंजेंट है तो सेंटर से क्या बना रही होंगी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ से ज्वाइन करूँगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, POA की। POA मतलब ये लाइन यहाँ से जुड़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक। और ये पूरा एंगल कितना गिवन है हमें, ये पूरा एंगल हमें कितना गिवन है, ये जो वैल्यू है हमें गिवन है 80 डिग्री। किसके बराबर है एंगल, ये कौन सा एंगल है हमें, इंक्लाइन टू ईच अदर। ये एंगल कौन सा है, BPA, ये एंगल है हमारा BPA, ठीक है। ये हमारा 80 डिग्री है, एंगल BPA हमें गिवन है, ये 80 डिग्री है, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है, ये प्रूव नहीं करना, हमें बताना है एंगल POA की वैल्यू कितनी होगी, POA की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको याद होगा कि अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन करा था, तो हमने देखा था ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों ही दो ट्राइंगल है हमारे पास। एक ट्राइंगल है हमारे पास PBO और एक ट्राइंगल है हमारे पास PAO। ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं आपस में, कॉन्ग्रुएंट है भाई। यहाँ 90, यहाँ भी 90, ये भी रेडियस, और OA क्या है हमारा, OP हमारी कॉमन लाइन है। तो कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसका आधा है, इसके आधे के बराबर होगा। नहीं आया, चलिए तो करते हैं। तो इन ट्राइंगल PBO एक ट्राइंगल अलग है, एक ट्राइंगल है हमारे पास PAO। दोनों ही ट्राइंगल में हमें क्या चीज गिवन है, देखो हमें गिवन है एंगल PBO किसके बराबर होगा, एंगल PAO के। रीजन क्या है, 90 डिग्री ईच। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। जो हमारी OB है वो किसके बराबर होगी, OA के बराबर होगी भाई। सेंटर से ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, दोनों ही क्या है, रेडियस है, ठीक है, रेडाई ऑफ सर्कल। और जो हमारी OP लाइन है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, OP यहाँ भी है, OP यहाँ भी है। OP इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है, OP इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है। तो ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। PBO, ट्रायंगल PBO, सॉरी हाँ, ट्रायंगल PBO कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल PAO के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ से कह सकते हैं हम कि एंगल BPO इक्वल होगा किसके, एंगल APO के, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना था, 80, तो मतलब ये एंगल पूरा 80 था, तो ये 40 आ जाएगा, ये भी 40 आ जाएगा भाई। पूरा एंगल 80, आधा एंगल इस आधे के बराबर, तो ये 40, ये 40, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल हमारा मिल गया। तो अब ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल हमें निकालना क्या है, POA निकालना है, POA। तो इन ट्रायंगल POA ट्रायंगल को देखो, POA एंगल POA हमें निकालना है, प्लस एंगल PAO प्लस एंगल APO किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। किसी भी ट्रायंगल के अगर इंटरनल एंगल का सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 180 भाई। POA, PAO, APO ट्रायंगल किसकी बात हो रही है, POA ट्रायंगल की बात हो रही है। 180 आ गया।
POA हमें निकालना है, मैंने लिख दिया POA। एंगल PAO, एंगल PAO, यहाँ एंगल कितना बना है हमारा 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री मैंने लिख दिया। ठीक है, टेंजेंट से और रेडियस का परपेंडिकुलर आएगा ना टेंजेंट। एंगल APO हमने अभी देखा, APO की वैल्यू कितनी आई है 40, ये पूरा 80 था, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो कितना आएगा हमारा 40, यहाँ गया 40 बराबर किसके 180 के। यहाँ से PO की वैल्यू निकाल लो, प्लस हो जाएगा उस साइड माइनस कर दो 180, और दोनों प्लस होकर कितने आ गए हैं माइनस में 130, तो POA की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना आ गया 50 डिग्री, हैंड्स प्रूफ, यही पता कर लेना। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम गवाए। स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, चले 1 2 3 4 करते हैं, कुछ भी करो यार, पढ़ाई को ना मजे लेके करो, तभी मजा आता है मैथ को लगाने में, मजे लेकर बिल्कुल। चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझ समझ के करोगे ना, मैथ को फिर लगा के देखो, मज़ा आएगा। मज़ा आता है मैथ और फिजिक्स करने में, तो फिजिक्स भी, अरे फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, अभी क्लास स्टार्ट नहीं करी है फिर। तो आगे क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे, हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर, बढ़िया से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी रहते हैं इसके क्लास 10th के एग्जाम से। देखो गिवन क्या है हमें, गिवन हमें प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर टेंजेंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना हमेशा हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, हम हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम करते क्या है, हम मान लेते हैं कि एक सर्कल है, ये हमने एक सर्कल मान लिया, बेहतरीन सा एक सर्कल हो गया, और ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है, ये हमारी ए बी एक टेंजेंट है जो सर्कल को कहाँ टच कर रही है, लेट सपोज ये पॉइंट पी पर टच कर रही है। हमने क्या माना है, ए बी क्या हमारी एक टेंजेंट है, ठीक है, जो सर्कल को कहाँ टच कर रही है पॉइंट पी पर। ओ इसका हमने मान लिया सेंटर है, ओ इसका सेंटर है। हमें प्रूव करके दिखाना है कि अगर पी से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करे ना, तो किस पे जाएगी, पास होती है ओ से जाएगी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ये देखते करते क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें से किसके द्वारा सॉल्व होते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के द्वारा सॉल्व होंगे। तो हमने माना, हम लिखते हैं लेट अस एज्यूम, हमने अज्यूम कर लिया, एज्यूम मतलब खुद से मान लिया, लेट अस एज्यूम दैट परपेंडिकुलर from P doesn't pass through point O। हमने क्या मान लिया, हमने क्या माना कि जो P से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो किससे पास नहीं हो रहा, O से पास नहीं हो रहा। ये हमने खुद से मान लिया कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे P से, वो किससे पास नहीं हो रहा, O से पास नहीं हो रहा। इट पासिस फ्रॉम O डैश। हमने क्या मान लिया कि ये O से पास ना होकर किससे पास हो रहा है, O डैश से पास हो रहा है। यहाँ O डैश मान लिया, एक पॉइंट मान लिया O डैश, हमने कहा ये यहाँ से पॉइंट हो रहा है। अगर ये यहाँ से परपेंडिकुलर करो, आना तो कायदे में तो यहाँ चाहिए, लेकिन हमने यहाँ मान लिया कि ये यहाँ से प्रूव हो रहा है, हमने ये मान लिया। हमने ये माना है कि जो P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है वो O से पास ना होकर किससे पास हो रहा है, O डैश से पास हो रहा है। तो हमने OP को और O डैश P को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, दोनों को, OP को भी ज्वाइन कर लिया, O डैश को भी ज्वाइन कर लिया। अब गिवन क्या है हमें, अगर ये सेंटर
अगर ये परपेंडिकुलर किससे पास हो रहा है, ओ डैश से पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एंगल ओ डैश पी बी है वो 90 होगा। भाई ये तो बोला है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कहाँ से पास हो रहा है, ओ डैश से पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल हमारा 90 हुआ, ये वाला एंगल। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है, वी ऑल्सो नो दैट, हमें ये भी पता है क्या, कि जब when we draw नहीं, when we join center to the point of contact of tangent, जब हम क्या करते हैं, सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी, वो हमेशा क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है। इट मेक्स परपेंडिकुलर विद टेंजेंट। अगर हमने ये भी तो पढ़ा है कि अगर सेंटर से किसी परपेंडिकुलर पे, सेंटर से अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर दे, वहां से लाइन ड्रॉ कर दे, वो क्या आएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एंगल ओ पी बी है वो भी क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। एंगल ओ पी बी ये भी किसके इक्वल हुआ, 90 डिग्री के। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए यहां कर देता हूं मैं। अब दोनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के हो गए, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है फ्रॉम फिगर से, कि जो हमारा एंगल ओ डैश पी बी किससे छोटा है, एंगल ओ पी बी के। ये एंगल हमारा छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ओ डैश पी बी नॉट इक्वल टू एंगल ओ पी बी। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, साफ साफ दिख रहा है दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो कायदे में दोनों ही एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए। लेकिन अगर फिगर से देखें तो ये वाला एंगल तो छोटा है, इससे एंगल छोटा है ना, और ये एंगल बड़ा है ओ डैश पी बी, और यहाँ एंगल कितना है, ओ पी बी, ये छोटा है। तो यहाँ तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हियर अवर कॉन्ट्रडिक्शन फेल। तो ये चीज़ कब पॉसिबल हो सकती है, ये चीज़ें कब पॉसिबल हो सकती है, जब हमारा ओ डैश क्या होगा, कोइंसाइड होगा ओ के ही। तो हमारा क्या हो गया, अवर कॉन्ट्रडिक्शन फेल, अवर कॉन्ट्रडिक्शन, या हम कह सकते हैं अवर एजम्पशन क्या हो गया, फेल हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन DIC डिक्शन क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहां कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल इफ ओ डैश इज कोइंसाइड का मतलब होता है बच्चों एक जैसा, या कह सकते हैं मेरे भाइयों, ये कोइंसाइड का मतलब है दूर दर ना होकर एक ही होना, दूर ना होकर ये क्या होना, एक ही पॉइंट होना। कोइंसाइड का मतलब ये, इट इज पॉसिबल इफ ओ इज कोइंसाइड टू पॉइंट ओ, ये तभी पॉसिबल है। देखो इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज के क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी तभी मार्क्स मिलेंगे, और चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, इसलिए मैंने जरूरत लगी हूँ, मुझे लगा ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने बताया। ठीक है, समझ में आया ना, करा क्या है हमने खुद। सबसे पहले देखो एक बार मैं और बता देता हूँ, हमने सबसे पहले खुद से मान लिया कि परपेंडिकुलर पी ओ से पास नहीं होता, हमने मान लिया ये किससे पास हो रहा है, ओ डैश से पास हो रहा है। अगर ये पास हो रहा है तो हमने ज्वाइन कर लिए दोनों ही। अगर ये यहाँ से पास हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ओ पी बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और हमें ये भी पता है कि जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, सेंटर से जहाँ टेंजेंट कॉन्टैक्ट में आती है, जहाँ टच करती है, वहाँ भी 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होना आती है, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हुआ। लेकिन फिगर के हिसाब से देखें तो ये वाला एंगल इससे छोटा है, एंगल ओ पी बी हमारे इस वाले एंगल से, ये जो एंगल है ना उससे छोटा है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल तो हमारे इक्वल हो नहीं सकते, कायदे में दोनों 90 इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये इक्वल है नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन फेल हो गया। इट इज पॉसिबल इफ ओ डैश इज कोइंसाइड टू, तो ये कभी पॉसिबल है जो हमारा ओ डैश क्या हो, कोइंसाइड हो जाए ओ की, कि अलग अलग ना होकर एक हो जाए, एक ही हो जाए। ठीक है,
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ना। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई अंकित वर्मा, और ये मेरे क्वेश्चन हैं। रात का अभी करीबन बज रहे हैं, रात के कितने बज रहे हैं, ये रात के बज रहे हैं 10:30 और हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो उससे पहले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन करा था हम ना, उसके जैसा है, तो आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे थोड़ा सा अलग लगा, इसलिए मैं उसे करा रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर देखते क्या है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझते हो? कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो। मान लो ये एक सर्कल है, ये रहा एक सर्कल, ठीक है, इसका सेंटर लेट सपोज यहाँ है, और इसकी रेडियस मैं कह रहा हूँ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। सेंटर यहाँ मान लेते हैं, ये सेंटर है इसका, और ये रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5। और सेम सेंटर से, कॉन्सेंट्रिक बोला है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो। इसी सेंटर से हमारा एक और सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो मैंने एक और सर्कल बना लिया, ये सर्कल बना लिया। गंदा गंदा बन गया सुसरा मेरा। मैं कह रहा हूँ ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3, और ये पूरा रेडियस कितना है, 5 है। डायग्राम में ऐसे बोला है, सेम सेंटर है, एक का छोटा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस साइड तक, तो 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और पूरा कितना हो गया, ये 5 का। भाई यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ तक, और पूरा कितना है, ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया। 2 सर्कल हैं, दोनों ही कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं। तो एक की वैल्यू 3 है और एक की वैल्यू कितनी है, 5। ये पूरी वैल्यू 5 है, यहाँ से यहाँ तक। हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ ए सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। देखो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है कोड, मतलब बड़े वाले सर्कल को बनानी पड़ेगी। तो अगर मैं इसे यहाँ से बनाऊँ तो ये छोटे सर्कल को टच कर रही है ना ये कोड। ये कोड का नाम देते हैं ए बी। ये जो हमारे बड़े सर्कल की कोड है ए बी, वो सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है, बाहर से टच कर रही है। तो आप खुद बताओ, मैंने अभी क्या बताया था कुछ देर पहले कि ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को बाहर से छू के चली जाए वो क्या कहलाती है, कोड। तो ये ए बी बड़े वाले सर्कल के लिए तो कोड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए क्या बनी, ये छोटे वाले सर्कल के लिए बनी क्या, जी हाँ, ये बनी टेंजेंट। तो अगर ये सेंटर है, हमें इस टेंजेंट की वैल्यू ही बतानी है। ये जो टेंजेंट है, या कह सकते हैं बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, कोड है, और इसको इस सर्कल पे छू रही है। तो इस सेंटर को हम बोल देते हैं ये ओ पॉइंट है, कह रहे हैं हम इसको डी पॉइंट पे छू रही है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी, इन्हें मिटा दे रहा हूँ मैं, ये मिटा देते हैं। ये खाली समझाने के लिए लिखे थे आपको। ठीक है, ये सेंटर है। तो ए बी क्या है, छोटे वाले सर्कल के लिए ए बी छोटे वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, कोड है। और हमने भी देखा कि सेंटर से जहां टेंजेंट टच करती है अगर वहां डालें वो क्या आएगा, हमेशा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर आ गया। ठीक, अगर ये परपेंडिकुलर आ गया तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर आ गया। साथ ही साथ अगर इस सेंटर से मैं इसको मिलाऊं, सर्कमफ्रेंस, बाहर वाले सर्कमफ्रेंस को मिलाऊं, तो सेंटर से बड़े वाले सर्कमफ्रेंस की दूरी कितनी थी, रेडियस की 5। भाई ये सेंटर है और ये बाहर का सर्कल, तो इसकी दूरी कितनी है, 5। और इस सेंटर से यहाँ दूरी कितनी है, 3। और यहाँ परपेंडिकुलर बना रहा होगा। तो इन ट्रायंगल ए डी ओ, यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस। तो ये 3 है, 5 है, ये कितना आएगा, 4 आएगा ट्रिपलेट से। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप आराम से निकाल सकते हो ना, ये 3 है, ये 5 है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और हमें ये भी पता है कि ओडी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ओडी क्या है, हमारे ए बी के परपेंडिकुलर है। तो वो क्या करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओडी हमारी क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है ए बी को टी इक्वल पार्ट्स में। हमने थ्योरम पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी किसके इक्वल हुआ, बी डी के। ए डी किसके इक्वल हुआ, बी डी के।
पाई थ्योरम है इसका भी, मैंने कुछ देर पहले ही बताया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी। तो AD की वैल्यू कितनी आई है 4, तो BD की वैल्यू भी कितनी आएगी 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB की वैल्यू कितनी आएगी, हमारी पूरी लेंथ, ये जो पूरी कोड है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो AB किसके बराबर है हमारा AD प्लस BD। AD की वैल्यू 4, BD की वैल्यू 4, तो टोटल कितनी आ गई 8। तो हम कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड कितनी आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर आ गई। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस ये चीज़ समझनी थी, कॉन्सेंट्रिक का मतलब और ये फिगर। अगर फिगर समझ में आ गया ना तो आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन फिगर के ऊपर डिपेंड था। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आसान सा गिवन है, बहुत आसानी से करने वाले, बस ध्यान से समझते रहना, एक एक चीज़ समझ में आएगी, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। देखिए गिवन क्या है हमें, क्वेश्चन में हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ABCD जो सर्कल के ऊपर बना हुआ है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल के ऊपर बनना। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारी लाइन है AB प्लस CD किसके बराबर है, AD प्लस BC के इक्वल है। तो ये देखिए करना क्या है, अब जैसे जैसे डायग्राम में बस बोर्ड पे नजर रखना, समझ में आएगा सब कुछ। तो अब ध्यान से देखिए फिगर में, जो हमारी लाइन DR है, DR वो किसके इक्वल है, DS के। ये पॉइंट हमारा D है, इस D पॉइंट से हमारा एक टेंजेंट तो ये निकल के गई, एक टेंजेंट ये निकल के गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये टेंजेंट हमारी सेम होती है अगर एक ही पॉइंट से ड्रॉ करी गई हो, तो DR DS के इक्वल होगी। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट D। भाई D पॉइंट ये रहा, इससे एक टेंजेंट ये ड्रॉ करी, एक टेंजेंट ये ड्रॉ करी। हमने भी देखा था ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करी जाएंगी, सेम पॉइंट से तो टेंजेंट इक्वल आती है। तो सेम पॉइंट है, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, तो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D इक्वल आ गई। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। साथ ही साथ हमारी जो CR टेंजेंट है वो किसके इक्वल आएगी, CQ के। रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करी है, ये रहा C पॉइंट, इस पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ करी और ये भी टेंजेंट ड्रॉ करी। टेंजेंट ही तो है ये, सेम पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इक्वल आती हैं। चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया, ये इक्वेशन मान लेते कितनी है 2। जो हमारी टेंजेंट AP है वो किसके इक्वल होगी, ये रहा पॉइंट, एक टेंजेंट यहाँ से यहाँ आई और एक टेंजेंट यहाँ से यहाँ आई, तो AP टेंजेंट किसके इक्वल है, AS के। ये वाली जो टेंजेंट है ये इसके इक्वल है। रीजन क्या, वही टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। इक्वेशन लिख रहे थे क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 3। साथ ही साथ जो हमारी टेंजेंट BP है वो किसके इक्वल आएगी, BQ के। रीजन क्या है इसका, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B। ये वाली जो टेंजेंट होगी ये इसके इक्वल होगी, B पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करी, एक टेंजेंट वहाँ ड्रॉ करी, सेम टेंजेंट है। डायग्राम में देखने में, मेरे डायग्राम में तो नहीं लिखा, लेकिन बुक के डायग्राम में देखो सब चीज़ें टेंजेंट ही तो है। ये पॉइंट B है, इससे एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करी, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करी, सेम पॉइंट से। सर्कल के बाहर से अगर कोई पॉइंट है उससे 2 टेंजेंट बनाए जाए ना सेम पॉइंट से, तो टेंजेंट हमेशा इक्वल आती है, हमेशा, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 इक्वेशन आ गई। हम करते क्या हैं, ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब करेंगे कैसे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, जो राइट हैंड साइड है उन्हें राइट हैंड साइड ऐड कर दो। देखिए हम करते क्या, DR प्लस CR प्लस AP प्लस BP, लेफ्ट हैंड साइड सारी ऐड कर दी। और राइट हैंड वाली DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ, ये हमने राइट हैंड साइड वाली ऐड कर दी। अब जरा फिगर की तरफ देखो, यहाँ देखो सबसे पहले DR प्लस CR, DR और CR, यहाँ से यहाँ तक DR, फिर ये CR, तो DR प्लस CR को क्या मैं DC नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, DC या CD बोल दो। तो यहाँ से यहाँ तक CR, फिर आगे कितनी है DR, तो ये पूरी लाइन कितनी हो गई CD, तो इसकी प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, CD। और नीचे देखो AP प्लस BP, AP और BP, ये पूरी लाइन क्या बन जाएगी हमारी, AB।
तो यहाँ क्या आ गया हमारा ए बी, इन दोनों को ऐड कर दिया, हमारी कितनी लाइन आ गई ए बी, यहाँ से यहाँ जोड़ा फिर यहाँ से यहाँ, तो पूरी लाइन कितनी बन गई ए बी। अब इस साइड देखो डी एस प्लस ए एस, टी एस ये रही, ए एस ये रही, तो पूरी लाइन क्या बन जाएगी हमारी डी ए, ये दोनों को जोड़कर, और बी क्यू प्लस सी क्यू को जोड़ेंगे क्या आएगा बी क्यू, और यहाँ से यहाँ तक सी क्यू, तो पूरी लाइन कितनी बन गई है, पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक बी सी, तो कितना आ गया बी सी। ठीक है, तो इस डी ए को मैं ए डी भी लिख सकता हूँ, ए डी, डी ए लिख दो ए डी लिख दो, एक ही बात है। तो हमारी सी डी प्लस ए बी किसके इक्वल आ गया ए डी प्लस बी सी, ये प्रूव करना था मैं, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया, आसान। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, डायग्राम बना दिया मैंने। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक्स वाई पैरेलल है किसके एक्स एक्स के, साथ ही साथ हमें बताना है कि एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एंगल ए ओ बी को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है 90 डिग्री के। ये जो एंगल है हमें ए ओ बी, ये 90 डिग्री इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये जो एंगल, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं करना कैसे है, करना कैसे है ये देखते हैं। डायग्राम आपके सामने गिवन है, अगर ये टेंजेंट है जो हमारी एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई डैश वाई डैश, ये दोनों ही क्या है टेंजेंट है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दोनों ही क्या है टेंजेंट है हमारी, टेंजेंट्स। अगर ये टेंजेंट है तो सर्कल को टच करके जा रही है, तो सेंटर से यहाँ क्या बनेगा इनका 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री। अब करते क्या, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने करा क्वेश्चन के अंदर, कंस्ट्रक्शन करा ज्वाइन ओ सी, हमने क्या करा ओ सी को ज्वाइन कर लिया, ये ओ रहा, यहाँ से ओ सी को हमने क्या कर लिया खुद से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया, तो अब ध्यान से देखना, बी पॉइंट ये रहा, बी से अगर मैं इस सर्कल को देखूं, अगर इस बी पॉइंट से, तो बी से मैंने एक टेंजेंट इधर को ड्रॉ करी है और एक टेंजेंट इधर को ड्रॉ करी है, तो टेंजेंट ही तो है ये, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो एक्सटर्नल पॉइंट बी है, बी से बी क्यू और बी से बी सी दोनों ही टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से बनी हुई है। तो हमारी बी क्यू किसके इक्वल होगी बी सी के, बी क्यू किसके इक्वल होगी बी सी के। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, सेम पॉइंट से टेंजेंट है बी क्यू और बी सी। साथ ही साथ यहाँ देखो ये पॉइंट ए है, ए से एक टेंजेंट हमने सी तक मिलाई और ए से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ करी ए पी, तो दोनों ही टेंजेंट क्या है सेम है, टेंजेंट ए से बने हुए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो टेंजेंट ए पी है वो किसके इक्वल है टेंजेंट ए सी के। रीजन क्या है हमारा, टेंजेंट से ये फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से टेंजेंट है। ठीक है, ए पॉइंट से टेंजेंट है हमारी। सही है जी, हमें दिखाना है एंगल ए और बी को 90 डिग्री। तो अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे देखो बस। इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड इन ट्राइंगल ए सी ओ, ये भी तो एक टेंजेंट है हमारी, ए भी तो एक टेंजेंट है, और टेंजेंट को अगर ओ सी पर ज्वाइन हो रहा है तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा। पर देखो ए से बी भी तो एक टेंजेंट है पूरी, और जगह टच हो कहाँ टच हो रही है सी पर, तो ओ और सी को मिलाएंगे तो ये भी तो कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ए पी ओ और ट्रायंगल ए सी ओ को देखो, जो हमारा एंगल ए पी ओ किसके इक्वल है एंगल ए सी ओ के। रीजन रेडाई उसके सॉरी टेंजेंट्स, टेंजेंट क्या हो रही है 90 डिग्री बना रही है, दोनों 90 डिग्री ईच, दोनों ही क्या है 90 डिग्री के। ये 90 डिग्री क्यों है समझ में आया, ये पूरी टेंजेंट है ए से लेकर बी तक, जो सर्कल को कहाँ टच कर रही है सी पर,
तो भी हमने देखा था सेंटर से अगर टेंजेंट जहां टच कर रही है वहां अगर लाइन ज्वाइन करेंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है वो, ठीक है। टेंजेंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कहां जाएगा, सेंटर से पास होगा, तो ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर यहां बना दिया तो 90 डिग्री बन गई। एंगल EPO भी वैसे भी है कि पूरी टेंजेंट जा रही है, यहाँ 90 डिग्री है। साथ ही साथ जो हमारी लाइन OA है वो क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल APO है, एक ट्रायंगल क्या है ACO, तो दोनों के लिए ट्रायंगल जो हमारी साइड AO है वो कॉमन है, OA इक्वल टू OA कॉमन लाइन है, ठीक है। दोनों ही ट्रायंगल के अंदर OA क्या है, हमारी कॉमन साइड है। साथ ही साथ जो हमारी साइड OP है वो किसके इक्वल आएगी, OC के। रीजन क्या है, दोनों ही क्या है इस सर्कल की रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों ही क्या है सर्कल के रेडियस। तो तीन चीजें मिलकर हम कह सकते हैं ट्रायंगल APO कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ACO के। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, यहां लिख देता हूं मैं, अगर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए बाय साइड एंगल साइड से, तो या अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, देखो हमें क्या क्या प्रूव करा, हमने करा ये प्रूव कि ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ठीक है। एक चीज और गिवन है इसके अंदर, OP OC के इक्वल, OP OC के इक्वल, जो AP है AC के इक्वल भी है, तो बहुत सारे तरीके लग जाएंगे हमारे यहाँ। साथ ही साथ जो हमारा एंगल यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो अगर ये ट्रायंगल हमारा कोग्रेंट है तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOP, एंगल AOP इक्वल हो किसके होगा, एंगल AOC के बाय CPCT। जैसे ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करे, ऐसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। और रीजन क्या, देखो OB इस ट्रायंगल में भी सेम लाइन है, यहां अगर ये BC BQ के इक्वल, ये ट्रायंगल हमारी साइड कॉमन है, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्रायंगल BQO कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BCO के। रीजन क्या है, बाय साइड से भी कर लो, साइड एंगल साइड से भी हो जाएगा। ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये भी रेडियस और OB क्या है हमारी कॉमन साइड है, तो ये साइड ये कॉमन आ जाएंगे, मैं ट्रायंगल क्यों कोहेरेंट हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं कि एंगल BOQ इक्वल होगा एंगल BOC के बाय CPCT है जी। तो यहां से अब देखना PQ क्या है हमारी, PQ एक स्ट्रेट लाइन है, PQ हमारी जो PQ लाइन है वो क्या है, एक डायमीटर है, PQ इज डायमीटर ऑफ सर्कल। PQ क्या है हमारी, डायमीटर है सर्कल की, डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर ये डायमीटर है तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एंगल कैसा बनता है हमारा, 180 का। ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 का। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। ध्यान से देखना, एंगल POA, एंगल AOC, एंगल BOQ और एंगल BOC, तो ये पूरे एंगल दोनों को मिलाकर पूरी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी 180 डिग्री की। लीनियर पेयर बनना है पूरा, ठीक है। POA हमारा किसके इक्वल है, एंगल AOC के। तो यहाँ AOC के जगह प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल POA लिख सकता हूँ। तो यहाँ आ गया एंगल POA प्लस एंगल POA को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल AOC लिख सकता हूँ, एंगल AOC। और ये एंगल भी क्या है हमारा, AOC। भाई पता है ना हमारा ये एंगल APO एंगल AC को इक्वल है, हमने प्रूव करा था। ये रे एंगल AOP किसके इक्वल, AOC के। तो PO के लिए प्लेस पे क्या लिख दिया, एंगल AOC लिख दिया, प्लस एंगल BOC
बी ओ सी, बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू किसके इक्वल है? एंगल बी ओ सी के। तो यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, तो कितना गया हमारे पास? ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ सी, प्लस एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ सी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी, इक्वल टू किसके? 180 डिग्री के। 2 यहाँ से कॉमन आया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 कॉमन लेने के बाद एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री। 2 से डिवाइड करो दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी किसके इक्वल आएगा? ये आ जाएगा 90 डिग्री इक्वल, डिवाइड बाई 2। दोनों तरफ किसे डिवाइड कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वहां से 2 90 बार आ जाएगा। अब डायग्राम में जरा इस चीज को देखो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी जिसको मैं मार्कर से फेर रहा हूं उसे देखना, एंगल ए ओ सी, और एक एंगल हमारा बी ओ सी, बी ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल और एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल। तो इस पूरे एंगल को क्यों ना मैं ये वाला नाम दे दूं? एंगल ए ओ बी कह सकता हूं। एंगल ए ओ सी ये आया और एंगल बी ओ सी ये आया, तो इस पूरे एंगल को क्या नाम आया? ए ओ बी। तो इन दोनों को मिला के लिख दिया मैंने एंगल ए ओ बी, किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के। यही हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए उसे देखते हैं एक बार करना क्या है। वैसे तो मैंने उसकी लैंग्वेज लिखी नहीं है, लेकिन आप डायग्राम से समझ जाओगे कि हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। देखिए हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एक ट्राइंगल है जिसके अंदर क्या बना है? एक सर्कल बना हुआ है। ओ डी ये क्या है? हमारे ओ हमारा सेंटर है, ओ डी क्या है? इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, बी सी एक टेंजेंट है और ए सी भी एक टेंजेंट, और साथ साथ हमारी ए बी भी क्या है? एक टेंजेंट है। हमें इन वैल्यू निकालनी है ए बी और ए सी की। ए बी की और ए सी की क्या वैल्यू आएगी? तो आइए करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? बोर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले करूँगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में करना क्या है? हमने ज्वाइन कर दिया ओ को ए से, ये ज्वाइन कर दिया ओ को ए से, साथ ही साथ ज्वाइन कर दिया हमने किसको? ओ को सी से, ये ज्वाइन कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया इसको भी। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या करा? ज्वाइन ओ ए, ओ सी एंड ओ बी। साथ ही साथ हमने क्या करा? एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, हमने ये भी ज्वाइन कर दी, ये यहां से ज्वाइन कर दिया, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दिया। इसका नाम दे दिया, लेट सपोज इसका नाम गिवन है ए ई और इसका नाम गिवन है एफ। ठीक है, तो हमने ड्रॉ ओ एफ परपेंडिकुलर टू किसके? ए सी के, साथ ही साथ ओ ई वो किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के। हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, खुद से कंस्ट्रक्शन करा अभी तक। ओ को ए से मिला दिया, ओ को सी से मिला दिया और ओ को बी से मिला दिया। ओ ई पॉइंट्स हमने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। डायग्राम में जरूर देखते रहना, डायग्राम से ही समझ में आएगा। अब ये परपेंडिकुलर है तो मतलब ये यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा होगा, इधर भी 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, अगर ये हमारे क्या है? इक्वल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये सी पॉइंट से एक टेंजेंट हमने डी की तरफ ज्वाइन करी और एक टेंजेंट हमने एफ की तरफ ज्वाइन कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सी एफ की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? सी डी के, और दोनों ही किसके इक्वल आएंगे? 6 सेंटीमीटर। भाई ये यहाँ भी 6 तो ये भी 6। टेंजेंट है, रीजन क्या लिखेंगे? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, टेंजेंट फ्रॉम सी, दोनों ही सी से टेंजेंट है। एक सी से टेंजेंट ये ड्रॉ करी, एक सी से टेंजेंट वो ड्रॉ करी। जिस साइड ये, जिस तरह से ये टेंजेंट इक्वल है, इसी प्रकार हमारी बी डी किसके इक्वल होगी? बीई के। बी डी किसके इक्वल होगी? बीई के। ठीक है, वो भी कितने आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। रीजन क्या आएगा? टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी,
बी से एक टेंजेंट यहाँ है, बी से सेम टेंजेंट हमारी यहाँ है। एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमारी टेंजेंट इक्वल आती है, तो बी से डी और बी से ई इक्वल है। साथ ही साथ जो हमारी ए एफ किसके इक्वल होगी, ए ई के। भाई टेंजेंट ये रही एक्सटर्नल पॉइंट से ए एफ और ए ई इक्वल होगी। हम लेट सपोज इसे मान लेते हैं एक्स, ये कितनी वैल्यू हमारी एक्स है। ए एफ भी एक्स होगी, ए ई की इक्वल होगी एक्स, ये हो गया एक्स। रीजन क्या है इसका भी, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए इक्वल होंगी। ये 8 तो ये भी 8, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपको अगर पता हो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें साइड्स गिवन हो तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास अगर सेमी पैरामीटर निकालें इसका, इस ट्राइंगल का क्या निकालें, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, जो कि किससे नोट करेंगे, स्मॉल एस से। किसके बराबर आएगा, जितनी भी साइड है हमारे उनका क्या कर दो, प्लस कर दो। मतलब जो ए सी साइड है प्लस बी सी साइड है प्लस ए बी, उनका साइड का क्या कर दो भाई, आधा कर दो, हमारा सेमी पैरामीटर निकल के आ जाएगा। अब ए सी की वैल्यू देखो, ए सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 + x। ए सी को लिख सकता हूँ ना मैं, सी से एफ और एफ से ए, तो क्या लिख सकता हूँ ए सी को 6 + x। बी से लेके सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक 8, फिर आगे कितना 6, तो कितना होगा टोटल हमारा 14। ए बी को देखो, ए से लेके ई तक x हो गया, ई से लेके बी तक 8 हो गया, तो ए भी पूरी वैल्यू कितनी हो गई हमारी, x + 8, नीचे कितना है हमारा 2। इन सबको जोड़ दो, ये 14 और 6 20 और ये 28 और x + x 20x, तो हमारे पास कितना आ गया 28 + 2x, नीचे में कितना 2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 14 + x अपॉन में 2 से 2 कट गया, तो हम कह सकते हैं सेमी पैरामीटर की वैल्यू कितनी आ गई 14 + x। हमारे पास क्या आ गया, सेमी पैरामीटर आ गया। अब क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आप देखो, अगर मैं ट्राइंगल AOC का, अगर मैं जो एरिया निकालूं ट्राइंगल AOC का, साथ ही साथ BOC का और ट्राइंगल AOB का, इन तीनों ही ट्राइंगल के एरिया को ज्वाइन कर दो तो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के बराबर आ जाएगा। ये तो अभी सेमी पैरामीटर की बात हो गई। अगर मैं ट्राइंगल बात कर रहा हूँ किसकी, पूरे ही ट्राइंगल की, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहा हूँ, तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा, फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला, S × S मान लेते हैं पूरी साइड को, ये फॉर्मूला है हमारे पास S × S - A, S - B, S - C, जहाँ ABC क्या होती है हमारी साइड और S क्या होता है हमारा सेमी पैरामीटर। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू आई हमारी 14 + x, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो ये आया 14 + का x ब्रैकेट के अंदर, फिर अंदर क्या है हमारा S, मतलब 14 + का x, 14 + का x माइनस का कितना लिखेंगे, माइनस का a क्या माने हमने, लेट सपोज ये साइड मान ली, तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास a की साइड कितनी है हमारी, माइनस का a कह सकते हो, कोई सी भी एक साइड ले लो, ये वाली साइड ले ली AC, तो कितना आएगा हमारे पास 6 + का x, फिर क्या है हमारा S माइनस का b, तो 14 + x माइनस, इस बार मान ले रहे हैं दूसरी वाली साइड को, लेट सपोज ये दूसरी वाली साइड मान ली, तो कितना आ गया वो 18 + का, सॉरी 18 कह रहा हूँ, 8 + x, और फिर क्या हमारा 14 + x ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा माइनस का 14, 8 से 14, ये पूरी लाइन ऐड हो गई ना BC, 8 + 6 14, ये भी किसके अंदर, रूट के अंदर ही है, ठीक है, जगह नहीं थी मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये भी रूट के अंदर ही है, यहाँ लगा देता हूँ रूट।
तो अब ध्यान से देखना, ये 14 प्लस एक्स तो मल्टीप्लाई में पूरे के साथ, तो इसमें तो कोई छेड़ाछाड़ी कर नहीं सकता मैं, तो मैं यहाँ ये अंडर रूट लगाया मैंने यहाँ, तो 14 प्लस एक्स तो ऐसे का ऐसा ही लिखा, 14 प्लस का एक्स, ये ब्रैकेट के अंदर ही है। देखो यहाँ देख लो 14 जैसे इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 6 आ जाएगा, 14 में से माइनस का 6 जाएगा तो कितना आएगा 8, यहाँ तो 8 आ गया, और ये x प्लस का आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस का x। चलो करके ही बता देता हूँ मैं, यहाँ आ गया 14 प्लस का x, अंदर माइनस की, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस का x, माइनस का 6 और माइनस का x। अब यहाँ देखो 14 प्लस का x इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस का 8 और माइनस का x, और यहाँ प्लस का 14 है, एक माइनस का 14, तो 14 से तो 14 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा केवल x। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ मैं, 14 प्लस का x, यहाँ देखो माइनस इससे ये कट गया, 14 माइनस 6 कितना आ गया 8, और यहाँ इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, x कट गया, 14 माइनस का 8 कितना आ गया 6, ये सब मल्टीप्लाई में, और साथ में क्या हमारा x, और ये किसके अंदर है रूट के अंदर है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 8 48, 48 x ब्रैकेट के अंदर में कितना है हमारा 14 प्लस x, उसका क्या है रूट है। तो ये हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके आ गया ए बी सी के आ गया। अब जरा ट्राइंगल का एरिया देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी देखो, ए ओ सी ये दिख रहा है ए ओ सी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए ओ सी ये रहा इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू बेस, बेस क्या कहेंगे इसका, ये बेस है ए सी, ए सी क्या इसका बेस है ए सी, इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी ओ एफ, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ इंटू ए सी की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, ए सी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं 6 प्लस एक्स, यहाँ गया 6 प्लस एक्स, और ओ एफ हमें निकालना है, ओ एफ की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ओ एफ की प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने ओ एफ ही लिख दिया। लेट सपोज इसे क्या मान लेते हैं, ये रेडियस ही तो है भाई, ये यहाँ सेंटर है, यहाँ से यहाँ भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसे मैं आर मान लूँ, ये आर मान लेते हैं, तो ये भी कितना आ गया हमारा आर। इसे ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी को देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये पूरा ए ओ बी आ गया, तो ए बी तो इसका क्या बना बेस, तो यहाँ से कह सकता हूँ हाफ इंटू बेस, बेस क्या बनेगा इसका ए बी, और हाइट क्या बनेगी इसकी ओ ई एल्टीट्यूड। यहाँ से वैल्यू किसके बराबर आएगी हाफ की तो प्लेस दिया हाफ, ए बी की वैल्यू कितनी ले सकता हूँ मैं 8 प्लस एक्स, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 8 प्लस एक्स। ठीक, साथ ही साथ जो हमारा आर है, क्वेश्चन के अंदर में रेडियस भी गिवन है हमें, क्वेश्चन के अंदर रेडियस भी हमें गिवन है, ठीक है। इस रेडियस की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर है, रेडियस हमें गिवन है सर्कल का, रेडियस कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो मैं आर के बेस पे क्या लिख सकता हूँ 4 सेंटीमीटर, भाई ये भी तो रेडियस ही है ओ से लेकर डी तक। साथ ही साथ ओ ई, ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर जो ओ ई की वैल्यू है वो भी क्या रेडियस है, मतलब 4 आएगी यहाँ से भी, तो यहाँ से 2 से 2 काट दिया, और यहाँ से 2 से 2 काट दिया, इसे क्वेश्चन मान ले रहे 2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी को देखो, बी ओ सी, बी ओ सी किसके बराबर आएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या बन जाएगा इसका बी सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बी सी, और हाइट कितनी बन जाएगी इसकी ओ डी, तो यहाँ से वैल्यूज रख लो, हाफ की प्लेस पे हाफ आ गया, बी सी, बी सी को लिख सकता हूँ मैं 8 प्लस 6, बी से सी 8 प्लस 6, तो कितना हो गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 14, और इसकी वैल्यू कितनी है, रेडियस तो हमें गिवन है 4 है, यहाँ से मैंने काट दिया 7, तो 7 4 28, ये कितनी आ गई हमारी वैल्यू 28 आ गई, इसे बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं इक्वेशन देखो, जो हमारा एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का वो किसके बराबर आएगा, जो पूरे ट्राइंगल का, अगर मैं 3 छोटे छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे ट्राइंगल हैं ए ओ बी, एक ट्राइंगल ए ओ बी है, एक ट्राइंगल ए ओ सी है, एक ट्राइंगल बी ओ डी है,
अगर इन 3 छोटे छोटे ट्राइंगल को मैं जोड़ दूं तो क्या पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा? जितना हमारा एरिया BOC को जोड़ने के बाद, एरिया AOC को जोड़ने के बाद और एरिया AOB को जोड़ने के बाद इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC को क्या लिख सकता हूं मैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके? AOC के प्लस BOC के और साथ में हमारे किसके? AOB के। छोटे छोटे 3 एरिया, छोटे छोटे 3 ट्राइंगल है, उनका एरिया पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल आएगा। ABC का एरिया हमें पता कितना है, ये रहा। ABC का एरिया तो ये रहा, यहाँ लिख सकता हूँ मैं। इसका एरिया कितना है हमारे पास? अंडर रूट 48x 14 प्लस का x, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ AOC। AOC की वैल्यू कितनी थी? AOC यहाँ रहा, ये हमारी कितनी है? 2 6 जा 12, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 2x, 2 6 जा 12 प्लस 2x। BOC की वैल्यू कितनी थी? 28। और AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB की वैल्यू इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ 2 बचा, 2 8 16 प्लस 2x। दोनों एरिया इक्वल है। हमें x निकालना है, किसी प्रकार से x आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो हमारे पास कितना है? 48x 14 प्लस x, यहाँ क्या आ गया? अंडर रूट। यहाँ कितना आ गया? ये 12 है, ये कितना? ये अगर इन सबको ऐड कर लो, 8 से 14, 15 1 16, एक हासिल, 1 2 2 2 4 और 1 5, ठीक है। 8 से 14 एक हासिल, 8 से 14 15 16 16 कहाँ से कहाँ से आ गया? 2 4 1 5। और यहाँ 2x प्लस 2x कितना हो गया? 4x। ये वैल्यूज आ गई हैं। अगर मैं इनका रूट हटाना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ? इसका यहाँ का रूट हट जाए, क्योंकि मुझे रूट हटाना है यहाँ का। तो मैं क्या करूँगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो इसका क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा, क्योंकि हमें रूट हटाना है। स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। तो जब मैंने इसका रूट हटा, स्क्वायर करूँगा, इधर स्क्वायर करूँगा तो रूट हट गया। तो यहाँ से तो क्या कितना बचा? 48 14 प्लस x, और इधर क्या हो जाएगा? हमारा रूट बन जाएगा। यहाँ कितना बन जाएगा? 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा। चाहो तो आप 4 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो। यहाँ आ गया मेरे पास 48x 14 प्लस x। जब मैं 4 कॉमन लूँगा तो स्क्वायर में कॉमन होगा, तो हमारा आ गया 4 का स्क्वायर कॉमन, अंदर कितना बचा? 14, ठीक है। 14 4 जा 56 होते हैं, 4 कॉमन आ गया तो ये बचा स्क्वायर करने के बाद। और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? x, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ आ गई। और यहाँ भी क्या है हमारे? स्क्वायर के अंदर 14 यहाँ स्क्वायर में है। या एक काम करो, इस स्क्वायर के बिना इसे क्या कर लो, यहाँ से स्क्वायर निकाल लेंगे, इनको कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ से हमारी वैल्यूज आ जाएगी। आप यहाँ से चाहो तो इसका a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाकर सोल्व कर लेना। या 56 का स्क्वायर कर लेंगे, 56 का मल्टीप्लाई करके, 56 का स्क्वायर 6 की 36, 3 कैरी आ जाएगा, 6 5 30, 30 के 60, 30 60, 60 और 30 6 कैरी आ जाएगा यहाँ, 5 25 और ये 6 कितना आ गया? 31 316। तो यहाँ तो इसका स्क्वायर करा कितना है? 3136 प्लस बी स्क्वायर मतलब 14, ये आ गया, प्लस 2ab मतलब 2 4 जा 8, 8 किससे मल्टीप्लाई करी? 8 6 से 48, 4 कैरी, 8 5 से 40 और 44, ठीक है। 2 4 जा 8, यहाँ आ गया हमारे पास ये। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, मैं 14 किसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 48 की 14 में मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 4 8 30, तो 3 कैरी 4 6 16 और ये कितना आ गया? 19 और यहाँ आ गया 48। यहाँ से लिख सकते हैं 9 8 17 एक हासिल, और कितना आ गया हमारे पास? 6। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? 672x। और 48 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 48 ये रहा और x ये रहा, तो कितना आ गया? 48x स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया हमारे पास? 3136 प्लस 16x स्क्वायर प्लस का 448x। तो अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ हमारी क्या बन गई? यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर जब सॉल्व करोगे ना आप,
तो आंसर सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यूज मिल जाएगी, जो कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमें क्या मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। ये हमें x की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने के बाद ना हमें कितनी मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 7 मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो निकालना है AB प्लस AC। तो आप AB को क्या लिख सकते हो, AB हमारे किसके बराबर है, AB x प्लस 8 लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 8 लिख सकता हूँ AB को, x प्लस 7 लिख देंगे, यहाँ आगे AB की वैल्यू कितनी आ गई, 15। इसी प्रकार AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ 6 है, यहाँ लिख 7, तो कितनी आ जाएगी, 13। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना और प्यार देना। जो आपके अगर आप बड़े हो तो आप छोटे भाइयों को शेयर करना, और अगर आप खुद ही 10th क्लास में हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। सपोर्ट करें दोस्तों, थैंक यू। तो अभी तक तो क्लास करीबन 11 बज गए हैं, तो अभी तक के लिए यहीं तक। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना, तभी मैथ अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग बनाना है।